भैया, यह क्या हो गया? माँ हमें ऐसे छोड़कर चली गई और आप लोगों ने हमारा प्रतीक्षा भी नहीं किया। माँ की अर्थी लेकर जाने लग गए। बेटी शमशान घाट में पहुंचकर रोते हुए अपने भाई से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। भाई नवीन बोला, हमें माँ की शव को लेकर आना पड़ा बहन। तुझे आने में बहुत देर हो रही थी। वह क्या है न भैया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए पहुंचने में देर हो गई। बेटी अपनी मरी माँ से लिपट लिपट कर रो रही थी। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था कि इतनी जल्दी उसकी माँ भी स्वर्ग सिधार गई और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी माँ के आंचल को पकड़ कर रोती, कभी माँ के माथे को सहलाती। माथे को सहलाते सहलाते माँ के सिर पर बंधी पट्टी सरक गई तो उसे देखकर वह चौंक गई, क्योंकि पट्टी सरकते ही जो देखा उसे देख उसके तो होश उड़ गए और फिर वह पूरी बॉडी को ध्यान से देखने लगी। तभी उसे आंचल में बंधा एक पत्र मिला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि उसकी माँ देवंती जी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बड़े बेटे और बहू के घर रहने के लिए शहर आई थी, क्योंकि उनके बेटे की नौकरी शहर में ही थी और वह अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहा करता था। जब तक देवंती जी के पति महेंद्र जी जिंदा थे तब तक वह उनके साथ गांव में ही रह रही थी। बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी, तो पिता ने भी उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से कर दी थी। हालांकि पिताजी और उसकी माँ गांव में ही अपनी जात बिरादगी की लड़की से शादी करना चाहते थे, जो कि बड़ी सुशील थी, पर बेटे की जीत के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उसका ही पसंद की लड़की से उन्होंने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न कर दी और बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में हमेशा के लिए जा बसा और अपनी ही दुनिया में रम गया। बेटे की शादी के कुछ साल बाद महेंद्र जी की तबीयत अचानक से गिरने लगी। बीमारियों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। वह अस्वस्थ रहने लगे थे। उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया था। डॉक्टर ने बताया उनके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, तो उन्हें अपनी छोटी बेटी के शादी की बड़ी चिंता होने लगी। पम्मी शादी के लिए एकदम तैयार नहीं थी, क्योंकि वह शहर जाकर हायर स्टडीज करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। महेंद्र जी ने अपनी बेटी को अपनी कसम दे डाली कि बेटी मेरी बात मान और तू शादी कर ले। तब जाकर पम्मी किसी तरह से शादी के लिए तैयार हुई। महेंद्र जी ने शहर के किसी बिजनेसमैन से उसकी शादी कर दी। अब घर में दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। देवंती जी का ज़्यादातर समय महेंद्र जी की सेवा पर ही बीत जाता था। समय बीतता गया, महेंद्र जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। बीमारी तो किसी दीमक की तरह उनके शरीर को खोखला बना रही थी। बहुत दिन तक महेंद्र जी वहीं बीमार रहे। उनका अच्छी अस्पताल में काफ़ी इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। अंत में उनके प्राण शरीर से छूट गए। पति की मृत्यु होने के बाद देवंती जी के जीवन में जैसे तूफान आ गया था। गांव में अकेली रह गई थी और उन्हें उनके घर काटने को दौड़ता। ना ही वह ठीक से खाती ना पीती, ऐसे ही बस गुमसुम पड़ी रहती थी। धीरे धीरे उनकी भी तबीयत नाजुक होने लगी। जात बिरादरी और समाज के डर से बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले गया, क्योंकि बेटी की भी शादी हो चुकी थी। इसीलिए शहर में बेटे के पास रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़े समय पहले ही वहाँ अपने बेटे के पास शहर में ही आ गई और वहीं रहने लगी। हालांकि देवंती जी के दोनों पोते बड़े हो गए थे। सभी बच्चे काफ़ी समझदार थे, लेकिन उन्हें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और संस्कार होते भी कैसे, जैसी माँ वैसे ही बच्चे थे। अब अपनी ही दुनिया में मस्त मौला ज़िंदगी बिताते थे। कभी दादी से प्रेम से बात तक नहीं किया कि दादी तुम कैसी हो,
क्या कर रही हो? उन्हें इस चीज़ की कोई लेना देना नहीं था। जब बच्चे छोटे थे, गांव आते थे तो दादी दादी कहकर चिपक जाते थे, पर वही बच्चे बड़े होकर तो जैसे दादी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। छोटा पोता तो कभी कभी दादी को देखकर हंस मुस्कुरा देता और बात कर लेता। बेटे और बहू को तो उनकी भी फुर्सत नहीं थी। कहने को बहू हाउसवाइफ थी, लेकिन फिर भी हर समय कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों से गपशप लगी रहती थी। यदि फुर्सत मिलती तो घर का काम कर लेती, और जब भी उसका पति नवीन ऑफिस के काम के सिलसिले से बाहर जाता तो वो अपनी मम्मी को हर हफ्ते अपने घर बुला लिया करती, क्योंकि उसकी मायका इसी शहर में था। दोनों माँ बेटी दिन भर हंसी मजाक किया करते। देवंती जी जैसे गांव में अकेली थी, शहर में बेटे बहू के रहने के बावजूद भी यहाँ अकेली ही रह गई। देवंती जी के आने पर बहू के तो जैसे खुशी ही छीन गए। वह उन्हें हर समय ताना मारती, सबके सामने तो मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वह उन्हें सुनाने से पीछा नहीं हटती। एक दिन देवंती जी की बेटी मम्मी का फ़ोन आया। उससे बात करने के बाद देवंती जी बहू की किचन में गई और अपने लिए लड्डू बनाने लगी। बहू सालू उनके मुंह पर अपने बेटे को देखकर ताने कसने लगी कि बेटा, हर समय मीठा नहीं खाया जाता, हेल्दी खाना खाया जाता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यह कहाँ से सीखा है तुमने? देवंती जी सब समझ रही थी कि बहू अपने बेटे को नहीं, मुझ पर ताना कस रही है, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची। हालांकि वह अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। उनके बेटे बहू के झगड़ा का कारण वह नहीं बनना चाहती थी। हर रोज़ ताने सुनते सुनते वह तंग आ चुकी थी, और एक दिन जब बेटा घर आया तो उन्होंने बोल ही दिया कि बेटा, बहू मुझे हर समय क्या क्या उल्टा सीधा बोलती है। बेटा ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी पूछता हूँ। और इस समय वह सालू के कमरे में गया। सालू, माँ यह क्या शिकायत कर रही है? तुम उनसे बहसबाजी करती हो, उनको ताना देती हो। अरे मैं तो उनसे कुछ नहीं कहती, वह तो मैं बच्चों को बोलती हूँ। अब क्या मैं अपने बेटे को भी कुछ ना बोलूँ? लड्डू हर समय नहीं खाते हैं, उन्हें ना समझाऊँ तो किसको समझाऊँ? माँ की तो हमेशा गलत मतलब निकालती हैं। अरे मैं उनके पसंद की लड़की नहीं हूँ ना, वह तो गांव की लड़की से तुम्हारा विवाह कराना चाहती थी, इसीलिए वह मुझसे चिढ़ी रहती हैं। जाकर देखो तो किचन में मैंने माँ के लिए क्या क्या बनाया है, उनके पसंद की पूरी, मालपुआ और ना जाने क्या क्या। माँ जी मुझे ही गलत ठहराती हैं, आपको मेरे खिलाफ भड़काती हैं। यह सब कहकर सालू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। बहू बेटे तेज कमरे से चिल्ला रहे थे कि बाहर बैठी माँ सब सुन रही थी, और वह समझ गई कि यह बेटा कमरे से आकर मुझ पर ही बरसने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ। नवीन आया और माँ पर झल्लाता हुआ बोला, माँ, एक तो बेचारी दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, और घरों में जाकर देखो कितनी बहुएं सास से काम करवाती है। वह तुम्हारा पैर दबाती है, फिर भी आप कुछ न कुछ बोलती हो। माँ शहर की पढ़ी लिखी होकर भी वह तुम्हारा काम करने से पीछे नहीं हटती। तुमको गरम गरम रोटियां सेक कर देती है, समय समय पर दवा देती है। तुम्हारी भी तो बेटी किसी घर में ब्याही है, अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो कैसा लगेगा? तुम्हें अब जाकर बहू से माफ़ी मांगनी होगी, और आइंदा से मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर इससे कुछ उल्टा सीधा किया तो उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी। छी, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहने में। और आपकी उम्र है लड्डू सड्डू खाने की। माँ, बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है, छोटी छोटी बातों को इतना तुल मत दिया करो। इतना कहकर बेटा चला गया। अब बहू सालू अपनी उंगली से अपने बालों को घुमाते हुए सास की तरफ देखकर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगी। माँ जी, कितनी भोली हैं आप, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। माँ जी, मैं इतना खाने की वैरायटी आपके लिए तो नहीं, हाँ, पर अपनी मम्मी के लिए ज़रूर बनाया था। बस खाना अपने मायके लेकर जाने वाली हूँ, समझी आप। और आज से आपको अपना काम अब खुद करना पड़ेगा।
क्या ज़रूरत है यहाँ आने की, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं आपको इतना सुनाऊंगी कि आप घूट घूट के जिएंगे। धीरे धीरे बहू को अपनी सास को परेशान करके बड़ा मज़ा आने लगा। और एक दिन नवीन शहर से बाहर गया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे और देवंती जी इस पतली सी चादर जो जगह जगह से फटी हुई थी उसी में दुबक कर सो रही थी, खुद को बार बार ढक रही थी। सर्दी इतनी भयानक थी कि आदमी पिघल जाए। कितनी बार विनती की बहू से कि यह गर्म कंबल लाकर दे दे, लेकिन उसे तो पैसों की पड़ी रहती है। बेचारी दुखियारी माँ का दर्द भी नज़र नहीं आता। जब ठंड ज़्यादा सताने लगी तो हाथ पैर भी कांपने लगे और सो भी नहीं पा रही थी। कभी अपने हाथों को रगड़ती, कभी अपने पैरों को कि शायद कुछ गर्माहट हो जाए। तभी उन्होंने देखा कि बाहर गेस्ट रूम खुला पड़ा है। शायद बहू आज लॉक करना भूल गई। अंदर गई तो उन्हें पलंग पर एक मोटा सा नया कंबल दिखाई दिया। उसी कंबल में दुबक कर सो गई। देवंती जी जाकर उस कमरे में आराम से सो गई। उन्होंने सोचा कि बहू तो देर से उठती है, उससे पहले मैं उठ जाऊंगी और अपने कमरे में चुपके से चली जाऊंगी। लेकिन रात को देर से सोने के कारण सुबह उनकी आंखें देर से खुली। सुबह के 10 बज गए कि तभी अचानक एक जोर की लाठी उनके कमर पर पड़ी तो वह जोर से बिलबिला उठी। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में जाकर सोने की, और मेरी माँ का कंबल ओढ़ रखा है तूने। यह गर्म कंबल खराब कर दिया। मैंने अपनी माँ के लिए यह नया कंबल ला कर रखा था। इतना कहकर वह देवंती जी को थप्पड़ पर थप्पड़ उनके गालों में जड़ने लगी तो बहू के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। बहू, मत मारो मुझे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। कुछ तो तरस खाओ इन बुढ़ी हड्डियों पर। देवंती जी बहु देर तक रोती रही, पर बहू पर तो जैसे भूत सवार था, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटा पोता ने अपनी माँ को दादी से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते देख लिया। हालांकि वह इतने तमीज़दार तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज उनके दिल में दादी के प्रति दया की भावना आ गई और उसने अपनी माँ के हाथ को पकड़ लिया। माँ, खबरदार, जो इतनी बूढ़ी दादी को मारा। उन्हें तुम खरी खोटी सुनाती थी तब तो समझ आता है, पर आज आप हाथ उठा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? सालू ने कहा, अपने काम से काम रखा कर, ज़्यादा दादी की तीमारदारी मत करो, नहीं तो तुझे भी खाने को तरसा दूंगी। और खबरदार, यह बात किसी से कही तो। चीनू चुपचाप वहाँ से चला गया। एक बार जब बहू ने सास पर हाथ उठा दिया तो फिर तो आए दिन बात बात पर हाथ छोड़ती। दूसरे दिन जब उनका बेटा नवीन वापस घर लौटा तो देवंती जी ने अपने बेटे से बात करने की सोची, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे से बात करनी चाही, उससे पहले ही उसकी पत्नी ने अपने शरीर पर खरोच के निशान लगा डाले। खुद को ही मार पीट कर अपने शरीर पर खून खून कर दिया। और जब नवीन कमरे में आया तो सालू चुपचाप भूत बनकर खड़ी थी। नवीन बोला, क्या हुआ डार्लिंग, इतनी चुप क्यों हो? वह कुछ नहीं बोली। नवीन उसको झकझोरता हुआ बोला, क्या हुआ बताओ तो। जब मैं बताऊंगी तो आप तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आपको तो लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, पर यह देखो आपकी भोली भाली माँ ने मेरा क्या हाल कर दिया है। इतना कहने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता नवीन, कुछ तो करो। पूरे घर शरीर में घाव के निशान बने हैं, बहुत दर्द हो रहा है। अपनी सास से पहले ही अपने पति को दिखाने लगी। अब इससे पहले कि देवंती जी अपने बेटे से कुछ कहती, उनका बेटा खुद ही अपनी माँ के कमरे में गुस्से में उबलता हुआ आया और बोला, माँ तो ममता मई होती है और तुमने उसे इतनी बेरहमी से मारा। एक बार भी नहीं सोचा कि वह तुम्हारी बेटी जैसी है। तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें ही पार कर दी। वह तुम्हारी इतनी सेवा करती है और तुमने आज उसे इतनी बुरी तरह यह सब सुनकर वह चौंक गई और बोली, क्या झूठ इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पर बेटा? मैंने यह सब नहीं किया। मैंने कंबल को ओढ़ा था तो तेरी बीवी ने ही मुझे जगह जगह पीटा है। दर्द के मारे छटपटा रही हूँ। देख मेरी कमर कितनी सूज कर लाल हो गई है।
किचन से हल्दी का लेप लेने गई तो बहू ने किचन से ही धक्के मार कर भगा दिया था। देख तो उसने क्या किया है। इस पर बेटा बोला, बस माँ, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी। बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। गांव से तुम्हें इसीलिए नहीं लाया कि तुम हमारे बीच की लड़ाई करवाओ। यह सब ड्रामा बंद करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा और मेरी पत्नी को इज्जत देनी पड़ेगी, तभी वह तुम्हें 2 वक्त की रोटी देगी। अब तो देवंती जी की हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह किसी से कुछ ना कहती, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती है। खाने को मिल जाता तो खा लेती, नहीं तो मांगने भी न जाती। कभी कभी तो भूखी ही पड़ी रहती। उन्हें लगता जो हो रहा है ठीक ही तो हो रहा है। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर की दवा ख़त्म हो गई है, उसे ला दो, और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द बढ़ गया है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जरा ले चल डॉक्टर को दिखा दे। बस क्या था, सालू तो इंतज़ार में बैठी थी जैसे लड़ने के लिए। सालू हाथ छिड़कते हुए बोली, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस घर से चली क्यों नहीं जाती। यहाँ बेशर्मों की तरह मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हैं। शरीर के हर हिस्से में आपका दर्द होने लगा। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं कि जब देखो कुछ न कुछ नया फरमाइश अपने बेटे से कह देती है, और बेटा भी चुपचाप हर चीज़ लाकर हाजिर कर देता है। दवा तक तो बात समझ में आती है, अब डॉक्टर को भी दिखाओ। अरे शहर में डॉक्टर की फीस कितनी महंगी होती है, कुछ तो पता है। कभी आंखों में दर्द है, कभी चश्मा टूट गया। यह क्या रोज़ नया नया नाटक करती है। आपको कुछ काम धाम है या नहीं। अब महारानी को बीपी का दवा भी चाहिए और साथ में घुटनों के दर्द की भी दवा चाहिए। खुद को तो कमाना नहीं है, बस बेटे का पैसा मुफ्त में उड़ाने का शौक़ पड़ा रहता है। आप तो खर्चे पर खर्चे बढ़ाई जा रही हैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ रखना है कि सारा धन दौलत आपकी दवा दारू में ही खर्चा करना होगा। यह सब बातें वह रोज़ रोज़ सुना सुना कर अपनी सास का जीना हराम कर देती थी। चाहे देवंती जी कुछ बोले या ना बोले, वह तो बीच में टपक कर ज़रूर ताने कस देती थी। देवंती जी अपने पति को याद करके बस रोती रहती थी। आप क्या गए तो मेरी किस्मत ही फूट गई। बेटे बहू यह दिन दिखाएंगे सोचा भी नहीं था। मन करता है कभी कभी खुदकुशी ही कर लूं। देवंती जी का शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। अगर वह घर छोड़कर गांव भी जाती तो वहां उनका कौन ख्याल रखता। यहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी। एक बेटी थी जो अपने ही ससुराल में बीजी थी। उसके घर की आर्थिक हालत भी अच्छे नहीं थे। सास भी बिस्तर पर पड़ी थी, तो वैसे मैं वह अपनी माँ को अपने साथ कैसे रख पाती। ससुर का रवैया भी बहुत अजीब था। वह अपनी माँ को चाह कर भी अपने पास नहीं रख सकती थी। देवंती जी जानती थी बेटी को अगर यह सब बताऊंगी तो दुखी हो जाएगी, पर वह कुछ कर नहीं पाएगी। इसीलिए जब भी फ़ोन आता तो हंसते मुस्कुराते हुए उससे बातें करती। अपना दुखड़ा उसके आगे कभी नहीं रोया करती। लेकिन एक दिन देवंती जी की बेटी पम्मी अपनी बेटी को रात को सुला रही थी तो उसे खूब उल्टियाँ होने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सुबह जब वह घर आई तो इस समय फ़ोन की घंटी घनघना उठी। उसे कुछ ऐसे दिल दहला देने वाली खबर मिली जिसे सुनकर वह सोफे पर धम से गिर पड़ी। उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। यह सब देखकर पम्मी की बेटी और पति भी थोड़े परेशान हो गए। पम्मी के पति ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसका गला भर आया और मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पा रहा था। उसके आंसू बस छलके ही जा रहे थे। वह कुछ ना बोली तो पम्मी का पति मनोज ने फ़ोन फिर से लगाया। दूसरी तरफ से पम्मी के माँ की अचानक से मरने की खबर मिली तो भी वह भौचक्का रह गया। यह खबर सुनकर पम्मी का दिल छलनी हो गया। एक बेटी अपनी माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ी रहती है। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वह पागल सी हो गई। उसे याद आया अभी 2 दिन पहले तो माँ से बात हुई थी। वह कह रही थी घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, बाकी सब कुछ तो ठीक था। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया। रोती रोती वह अपनी माँ के घर यानी अपने भाई के घर पहुँच गई।
तब तक उसका भाई अर्थी को लेकर दाह संस्कार करने के लिए निकल चुका था। पम्मी ने भाभी से कहा, भाभी मेरा भी इंतजार नहीं किया भाई ने। भाभी तो आंसू बहाकर चुपचाप खड़ी थी। तो वहाँ पर सब कह रहे थे, कोई कारण अभी तक ढंग से समझ नहीं आया था। बहू ने सबसे यह कहा कि जिस समय माँ की मौत हुई उस समय घर में कोई नहीं था और कोरियर वाला आया था और माँ गेट खोलने सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। उसी समय बैलेंस बिगड़ने से वह सीढ़ियों से धड़ाधड़ गिर गई और वह मौत की शिकार हो गई। लेकिन पम्मी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि माँ को गठिया की शिकायत थी। वह थोड़ा बहुत ही चल पाती थी। सीढ़ियों से उतरने की बात तो बहुत दूर है। उनके घुटनों का दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह ऊपर नीचे नहीं करती थी। पम्मी को लगा यह सब बातें करने का भी सही समय नहीं है। पम्मी वहाँ से दौड़ते दौड़ते शमशान घाट के पास पहुँच गई और अपनी माँ से लिपट लिपट कर वह बस रो रही थी। और ना जाने कितनी बातें उसने एक सेकंड में अपनी माँ से कह डाली। माँ, तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई? जब मैं आती थी तो मुझे देखते ही कितनी खुश हो जाती थी। पम्मी यह खा ले, पम्मी वह खा ले, मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। तू मुझे इतने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब कौन मुझे वह प्यार दुलार देगा? माँ, मैं कितनी अकेली हो गई। अब मैं किसके साथ अपना दुख दर्द बयान करूँगी? वापस आ जाओ माँ, माँ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपने माँ के माथे को सहला रही थी। तभी माँ के माथे की पट्टी सरक गई तो पम्मी यह देखकर चौंक गई, क्योंकि माथे की पट्टी के नीचे तो कोई चोट के निशान नहीं थे। माथा कहीं से भी फूटा हुआ नहीं था। जैसा कि भाभी ने बताया था, सीढ़ियों से गिरने से माँ के माथे पर बहुत चोट आई थी, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। पम्मी माँ के पूरे बॉडी को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र आंचल में बंधे एक पर्ची पर पड़ी। पम्मी अंतिम संस्कार में उपस्थित सभी लोगों के सामने उनके आंचल खोलकर पत्र निकाला और पढ़ने लगी, क्योंकि उस पत्र में पम्मी की माँ ने कुछ ऐसे राज खोले थे जिन्हें पढ़कर तो वह चौंक गई। तभी भाई उसकी माँ की चिता को आग लगाने जा रहा था। तभी पम्मी बोली, भाई रुक जाओ भाई, और माँ की चिता के सामने आकर हाथ फैलाकर बोली, कोई भी इनका दाह संस्कार अभी नहीं करेगा। जब पम्मी ने ऐसा किया तो सब लोग चौंक गए और बोले कि पम्मी बेटी, इतनी बावरी मत बन। यह तो कुदरत का दस्तूर है, जो आता है एक दिन उसको जाना होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी माँ के शव को जलाने से रोक रही है? तब पम्मी ने अपने पति को अपनी माँ का पत्र दिखा दिया, जिसे पढ़कर उसके पति भी चौंक गए। अब बिना देरी किए पम्मी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन पुलिस की लाइन बिजी बता रही थी, तो उसने अपने पति को पुलिस स्टेशन भेजी। और अब तक पम्मी के भैया कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है और पम्मी ऐसा क्यों कर रही है। और कुछ देर में पम्मी का पति पुलिस को लेकर पहुंच गया। पुलिस के आने पर सब लोग आश्चर्यचकित हैं। आखिर माजरा क्या है, सब समझ नहीं पा रहे थे। पम्मी ने पुलिस वालों को वह पर्चा दिखा दिया जो कि उसकी माँ के आंचल से गिरा था। उस पत्र में पम्मी की माँ देवंती जी ने लिखा था कि बहू दिन ब दिन जलाद होती जा रही है और उन पर बिना वजह के हाथ उठा देती है। कभी कमर तोड़ती है, कभी गालों पर मारती है, और बेटा भी उसी का साथ देता है। लेकिन आज रात जो मैंने सुना उसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल आज रात को जब वॉशरूम जाने के लिए उठी थी तो उनका गला सूख रहा था, तो किचन में पानी लेने के लिए पहुंची, क्योंकि वह अपना जग रखना रात को भूल गई थी। पानी लेने के बाद जैसे ही वह गेस्ट रूम के दरवाजे के पास से निकल रही थी कि उन्हें सालू और उसकी माँ की फुसफुसाने की आवाज़ आई। इतनी रात को दोनों क्या बात कर रहे हैं? उन्हें तो यही सोचकर घबराहट हो रही थी
उन्हें आवाज़ आई, अभी माँ नबीन नहीं है, अभी ठीक समय है। जब यह बात उनके कानों पर पड़ी तो रू कर उनके दरवाजे पर अपना कान लगा लिया और ध्यान से सुनने लगी। बातों पर थोड़ा गौर दिया तो उन्हें पता चला कि उनके बहू और उसकी माँ तो देवंती जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था। दरअसल उनकी बहू और उसकी माँ एकदम इस बुढ़िया को हमेशा के लिए अपनी रास्ते से हटा देना चाहती थी। नहीं तो यह बुढ़िया सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर देगी। एक छोटा सा गांव में घर है और एक खेत वह अपनी बेटी के नाम कर देगी, क्योंकि पम्मी की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। तो सालू ने 2 दिन पहले अपनी सास को फ़ोन पर ऐसा बात करते हुए सुना था। इसीलिए माँ बेटी दोनों ने देवंती जी के खिलाफ षड्यंत्र रच डाला। मर जाएगी तो अच्छा होगा, हमें इसकी सेवा से छुटकारा मिलेगा और सारा इल्ज़ाम जायदाद अपने आप हमारा हो जाएगा। इसीलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जब उन्होंने यह सब बातें सुन ली तो कुछ समय के लिए तो उनकी सांसें ही उखड़ गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि अब तक बहुत रात हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने पम्मी को फ़ोन लगाया, लेकिन पम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, क्योंकि उसकी बेटी का तबीयत खराब था। वह अचानक में उसे लेकर भर्ती थी। उस पत्र में देवंती जी ने साफ साफ लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बहू और उसकी माँ होगी। नबीन मुझे मारना चाहता है या नहीं, यह मैं नहीं जानती। मरते मरते उन्होंने अपनी वसीयत का बंटवारा कर दिया। गांव वाले घर में महेंद्र जी की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। उसी के पीछे एक नई ज़मीन का कागजात है, जो मेरे बेटे बहू को नहीं मालूम है। महेंद्र जी ने मरने से पहले एक नया ज़मीन खरीदा था, ताकि बुढ़ापे में मुझे कोई परेशानी ना हो। वह ज़मीन मैं बेटे बहू को देना चाहती थी, पर अपनी बेटी के नाम करती हूँ और गांव का घर अपने पोते के नाम करती हूँ। गांव के खेत खलिहान को अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में दान दे दिया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का आभास है कि मेरी बहू कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा इस पत्र में लिख रही हूँ, और शायद यह पत्र लिखकर उन्होंने अपने आंचल में छुपाकर बांध लिया था कि इतनी ही देर में उनके साथ कोई हादसा हो गया। हुआ क्या था, अभी तक पूरी बातें साफ नज़र नहीं आ रही थी कि मामला कैसे घटित हुआ, उनके मृत्यु कैसे हुई। तो पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता था कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या है। पुलिस ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसके आधार पर बहू और उसकी मां को जेल की सलाखों में डाल दिया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता चला कि देवंती जी के बहू ने चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया था, और शायद उसके बाद ही जब उन्होंने वह पत्र लिखा तो लिखने के बाद ही उन्होंने पत्र को मोड़कर आंचल में बांध लिया था। इसीलिए वह पत्र उनके आंचल में ही रह गया। बहू और माँ इतनी इच्छा पूरी होने के कारण इतनी खुश थी कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उसकी माँ के आंचल में क्या है, और इसी के आधार पर आज सारा सच सामने आ गया। पम्मी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी माँ के हत्यारे को सज़ा दिलवाई और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। नबीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ से पता चला कि नबीन का इसमें कोई हाथ नहीं था। नबीन ने अपनी बीवी को जेल में सबके सामने तमाचा जड़ा और बोला, मैंने तुझे इतनी खुली छूट दे दी थी कि इतनी गंदी हरकत करने में भी एक बार नहीं सोचा। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता है, पर तुमने तो मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया। यह मैं नहीं जानता था,
मैं तो तुम्हारा इसीलिए साथ देता था कि रोज रोज कलह कौन करे। अब मैं तुमसे सब रिश्ता तोड़ता हूँ। माँ जी, आपने अपनी बेटी के इस गलत कार्य में उसका साथ दिया। कैसी माँ हैं आप। नबीन अपनी माँ के जले हुए राह को अपने हाथों में लेकर रो रहा था। अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, पर अब रोने से क्या फ़ायदा। और पम्मी की आंखों में संतुष्टि के आंसू छलक पड़े कि उसने अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया। दोस्तों, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। अगर बेटी दुख में है तो माँ का यह कर्तव्य है कि उसकी भी आर्थिक रूप से मदद करे। कानून भी इसका परमिशन देता है, पर माँ को जायदाद के चक्कर में रास्ते से हटा देना लानत है ऐसी बहू पर। इससे अच्छा है कि बेटा कुमारा ही रहे। लोग मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, भंडारा करते हैं, पर जीते जी एक एक रोटी के लिए तरसा देते हैं। माँ को रोटी के जगह सिर्फ खाने की थाली में आंसू ही आंसू परोसते हैं, और कुछ तो इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपनी जन्म देने वाली माँ को ही इस दुनिया से मिटा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।